Hello everyone, welcome to my channel. This is Priya Bhargav. Today we are going to start Unit 1. Unit 1 is from Block 3 MPCE 021, that is MAPC second year counseling psychology students. This video is for you guys. I have already covered first two blocks from this subject, and this is the third block which I am going to start today. So let us start with today's video. इससे पहले कि मैं ये टॉपिक शुरू करूँ, मैं बता दूँ आपको कि ये जो यूनिट है ये 3 सब्सिक्वेंट वीडियोस में कवर होगी, जो आपको जिनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएंगे. सो प्लीज़ उसको डिस्क्रिप्शन सेक्शन को ज़रूर चेक कर ले. एक और छोटी सी रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, शेयर करें वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को, सो दैट सबको हेल्प मिल सके. और नोटिफिकेशन बेल प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि मेरा अचानक से लाइव सेशंस में आना होता है और मैं प्रायर नोटिफिकेशन नहीं दे पाती हूँ, ऑल बिकॉज ऑफ टाइम कॉन्स्ट्रेंट्स एंड other commitments. So better if you press the notification bell, you will get the information about all the uploaded videos whenever I will upload the videos. And secondly, you will also get information about when I am going online. So let us start with today's topic. आज हम जो टॉपिक कर रहे हैं वो HIV एड्स के बारे में कर रहे हैं. इंट्रोडक्शन में बोल रहे हैं एड्स का पहले फुल फॉर्म पता होना चाहिए. वैसे तो हमने 10वीं क्लास में पढ़ा है, 10th स्टैंडर्ड 10th ग्रेड में हम पढ़ चुके हैं इसके बारे में, बट उससे कहीं ज़्यादा इस यूनिट में है. तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि भाई हमने क्लास में पढ़ा था जूनियर क्लासेस में और वो काफ़ी होगा, तो वो ऐसा नहीं है बिल्कुल भी. एड्स का फुल फॉर्म होता है ए से एक्वायर्ड, ID से इम्यून डेफिशिएंसी एंड S से सिंड्रोम. सो जब हमारा इम्यून सिस्टम धीरे धीरे कमज़ोर होने लगता है और एक ऐसा टाइम आता है जब बिल्कुल ही डिसेबल हो जाता है हमारा इम्यून सिस्टम. और किसकी वजह से होता है? एक वायरस जिसका नाम है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, HIV जिसे शॉर्ट में कहते हैं. इस वायरस के होने से हमारा इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता जाता है और एक टाइम पे आके बिल्कुल भी काम करने लायक नहीं रह जाता. उस कंडीशन को हम एड्स के नाम से जानते हैं, और जो वायरस इसको करता है उसको HIV वायरस कहते हैं. HIV टेस्टिंग एंड काउंसलिंग सर्विसेज जो हैं वो ही एक तरीका है जिससे हम HIV से बच सकते हैं. HIV होने पर उसकी केयर और ट्रीटमेंट कैसे होना है वो काउंसलिंग सर्विस के थ्रू हम ले सकते हैं. तो क्या HIV स्टेटस के बारे में पता होना, उससे फायदे क्या होते हैं? अगर मान लीजिए हमें पता है HIV स्टेटस हमारा, तो इंडिविजुअल लेवल की बात करें, अगर आपको HIV के बारे में पता है, HIV के बारे में नॉलेज है, तो एक किसी इंडिविजुअल को क्या फायदा होगा पहले मैं ये बताती हूँ. अगर किसी इंसान को HIV के बारे में नॉलेज है तो वो उसकी एबिलिटी को बढ़ा देता है ये जानने की कि HIV एक्चुअली फैलता कैसे है, और अगर HIV हो गया तो उसकी केयर कैसे करनी है, ट्रीटमेंट कैसे होना है, और सपोर्ट कैसे दिया जा सकता है अगर किसी को HIV, आपको पता है कि किसी को HIV हुआ है, और जो अनबॉर्न इन्फेंट्स हैं उनको हम कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं. ये चीज़ें एक इंडिविजुअल इंसान अगर नॉलेज रखता है HIV की तो वो ऐसा कर सकता है. कम्युनिटी के लेवल पे अगर हम देखें, सो अगर कम्युनिटी लेवल मतलब जो आपकी लोकेलिटी है, अगर उस लोकेलिटी को इसके बारे में पता है तो हम क्या कर सकते हैं. अगर हमें पता है तो हम इसके किस तरह से ट्रीटमेंट कर सकते हैं HIV का. खास तौर से ऐसे लोग जिनको HIV है लेकिन वो एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते, डिनायल फेज में चले गए हैं और कह रहे हैं कि भाई हमें तो HIV हो ही नहीं सकता, है ही नहीं. और जो स्टिग्मा होता है कि कम्युनिटी में, जैसे ऐसे लोग जिनको HIV हो जाता है तो उनसे घृणा करने लगते हैं, नफरत करने लगते हैं, उनके पास तक जाना पसंद नहीं करते. वो चीज़ें हम हटा सकते हैं. जो डिस्क्रिमिनेशन हम करते हैं वो हम नहीं करेंगे. लाइक उनको जॉब तक देने से, अगर एक मूवी भी आई थी इसके ऊपर, सो जॉब तक नहीं देते हैं लोग HIV पॉजिटिव होने से. सो ये ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो कम्युनिटी में अगर अवेयरनेस है तो नहीं होंगी, और एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी मानी जाएगी उसके ऊपर एक्शन करने की. एंड पॉपुलेशन लेवल के अगर ऊपर बात करें, पूरी अगर बहुत सारी ओवरऑल कंट्री या ओवरऑल वर्ल्ड की बात करें, तो अगर बहुत सारी पूरे देश को इस बारे में नॉलेज है तो ये एज अ एपिडेमिक नहीं फैलेगा. सरकार पॉलिसी बना सकती है कि कैसी क्या चीज़ें सही है, क्या कैसे नॉर्मलाइज किया जा सकता है HIV एड्स को, और कैसे रिड्यूस किया जा सकता है स्टिग्मा और डिस्क्रिमिनेशन जो इससे रिलेटेड है. ये चीज़ें हो सकती है अगर HIV के बारे में इंफॉर्मेशन है. बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं
जिनको HIV है लेकिन वो अनअवेयर है अपने HIV स्टेटस को लेकर, यानी HIV तो है उनके अंदर लेकिन उन्होंने कभी टेस्ट ही नहीं कराया, चेक ही नहीं करवाया HIV के बारे में। सो HIV टेस्टिंग को करना और उसकी काउंसलिंग सर्विसेज देना उस इंसान को, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है अगर हम चाहते हैं कि HIV एड्स से बचाएं हम लोगों को, या फिर जिसको हो गया उसको अच्छे केयर दे सकें या उनको ट्रीटमेंट और सपोर्ट दे सकें। सितंबर 2003 में WHO ने पहली बार इस पे एक्शन लेना स्टार्ट किया था ARV ट्रीटमेंट के थ्रू, जहां 3 मिलियन लोगों को प्रोवाइड की गई थी सपोर्ट, और इस ट्रीटमेंट को एसेस प्रोवाइड की गई थी। 2003 से लेकर 2005 मतलब 2 साल के अंदर अंदर ट्रीटमेंट देने का भरोसा दिलाया गया था, और इसको ये इंश्योर किया गया था कि ओवरऑल वर्ल्ड वाइड यूनिवर्सल एक्सेस हो इस ट्रीटमेंट का। जून 2006 में बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स जो पॉलिसी से रिलेटेड हैं वो और जो HIV टेस्टिंग और काउंसलिंग जो इन्फेंट्स और चिल्ड्रन को हम दे सकते हैं उसका टूल किट तैयार किया गया। बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स इससे रिलेटेड तैयार किए गए, जिसमें डॉक्यूमेंट में हमने किन किन पॉलिसीज, क्या क्या पॉलिसीज रखनी है हमें उसको कवर किया गया। बच्चों का राइट क्या होता है, जो स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क है उसके ऊपर हमने काम किया, एंड चाइल्ड फोकस काउंसलिंग किस तरह से देनी है, इस पे कॉन्सेंट, कॉन्फिडेंशियलिटी, डिस्क्लोजर, ये इसके ऊपर भी पॉलिसी बनाई गई, एंड क्लिनिकल डायग्नोसिस एंड लेबोरेटरी इश्यूज जो हैं उसके ऊपर भी पॉलिसी बनाई गई। देन मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएशन ऑफ केस स्टडीज, इन सारे के ऊपर पॉलिसीज बनाई गई 2006 में। अगेन WHO एंड UNAID जो है उन्होंने मई 2007 में गाइडलाइंस रिलीज की, जिसमें उन्होंने HIV टेस्टिंग एंड काउंसलिंग में क्या क्या शामिल होना चाहिए हेल्थ फैसिलिटी के अंदर उसको इनिशिएट किया उन्होंने, और उन्होंने आर्टिकुलेट किए रिकमेंडेशंस कि कैसे कैसे हमें पेशेंट कैसे कंसल्ट करेगा और किस तरह से उसका कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट चलना चाहिए इसके ऊपर। ये तो था ओवरव्यू। नाउ कमिंग टू व्हाट इज HIV एड्स। जैसे कि मैंने बताया HIV जो है एक वायरस है जो हमारे इम्यून सिस्टम को बिल्कुल इम्पेयर कर देता है, मतलब कि बिल्कुल नाकाबिल बना देता है, नालायक बना देता है हमारे इम्यून सिस्टम को, ह्यूमंस के, और इसीलिए इसका नाम ह्यूमन से शुरू होता है क्योंकि इंसानों में होता है। इसका फुल फॉर्म जैसे कि मैं पहले बता चुकी हूँ, HIV का फुल फॉर्म है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, और ये रेट्रो वायरस करके एक फैमिली है वायरस की, उससे बिलोंग करता है। जैसे हमारे खानदान होता है ना, भार्गव सरनेम के लोग है ना, देन शर्मा सरनेम, इस तरह से सो वैसे ही ये रेट्रो वायरस भी एक फैमिली है जिससे ये निकल के आया है वायरस। और ये बिल्कुल सनफ्लावर की तरह लगता है, जैसे सनफ्लावर जब पूरा खिला हुआ होता है वो कैसा दिखता है, उसी तरह का ये वायरस दिखता है, और इतना छोटा होता है जैसे कि आपके जो बाल हैं उसको 1000 टुकड़ों में काट दीजिए, जो एक टुकड़ा 1000 में से मिलेगा वो उतना छोटा ये वायरस होता है। अब एड्स का फुल फॉर्म भी हम देख लेते हैं। एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, और ये जो वायरस है यही एड्स करता है। कुछ एक्सपर्ट्स ने एड्स को डिफाइन किया है, जैसे ए का मतलब होता है एक्वायर्ड। एक्वायर्ड मतलब जो हमारे जीन्स में नहीं है, हमने किसी और इंसान से ली है, उसको बोलते हैं एक्वायर्ड। ID मतलब इम्यून डेफिशिएंसी, यानी कि इम्यून सिस्टम इतना कमजोर हो जाता है, इतना इनएडिक्वेट होता है कि बॉडी किसी भी बीमारी से लड़ने में असमर्थ होती है, अनेबल हो जाती है। एस से सिंड्रोम होता है। सिंड्रोम मतलब ऐसे ग्रुप ऑफ सिम्टम्स या ग्रुप ऑफ डिजीजेस जो किसी इंसान के अंदर प्रेजेंट है और उससे वो इंसान कोप अप नहीं कर पा रहा है, यानी उससे बाहर निकल पा रहा है उन सिम्टम्स से या उस बीमारी से। नाउ अब हम आगे डिटेल में ये जानेंगे कि HIV आखिर ऐसा करता क्या है हमारी बॉडी में घुसने के बाद। तो जो HIV है ये बेसिकली हमारे इम्यून सिस्टम को पे अटैक करता है, जिससे हमारे जो बॉडी के सिक्योरिटी फोर्स है, यानी कि एंटीबॉडीज, जिन्हें सिक्योरिटी फोर्स मतलब एंटीबॉडीज, जो हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज हैं वो जो इन्फेक्शन से लड़ती हैं उनके ऊपर ये अटैक करना शुरू कर देता है।
एक बार ही अगर वायरस हमारे शरीर में घुस गया तो ये हमारे इम्यून सिस्टम को कमजोर कर डालेगा। और मोस्टली ये हमारे बॉडी में तरह तरह के, जैसे फौज भी तरह तरह की होती है, एक आसमान पे उड़ने वाली, एक जमीन पे चलने वाली, एक जहाज उड़ाने वाली, इसी तरह के हमारे बॉडी में भी तरह तरह के एंटीबॉडीज होते हैं, यानी इन्फेक्शन से, बीमारी से लड़ने वाले तरह तरह के सेल होते हैं। एक तरह का सेल है जिसको बोलते हैं टी सेल्स। तो ये जो HIV है ये टी सेल्स पे अटैक करता है। टी सेल को एक नाम से जाना जाता है, इसको जिसको बोलते हैं CD4+ सेल्स, या फिर टी हेल्पर सेल्स के नाम से जाना जाता है। इन सेल्स पे ये अटैक करता है। ये एक तरह के वाइट ब्लड सेल्स है। वाइट ब्लड सेल्स अगर नाम आता है इसका मतलब इम्यून सिस्टम वाले सेल्स जो बीमारियों से लड़ते हैं, ये वाइट ब्लड सेल्स होते हैं। एक बार अगर इन टी सेल्स में ये HIV घुस गया तो ये अपने जैसे हजारों, लाखों, करोड़ों वायरस पैदा करना शुरू कर देता है। और वो इतने ज्यादा पैदा हो जाते हैं कि जिस सेल के अंदर ये पैदा हो रहे होते हैं उस सेल को ये खत्म कर देते हैं मार के, एंड फिर आगे बाकी दूसरे सेल्स में घुसना शुरू कर देते हैं। हमारा सिस्टम धीरे धीरे टूटना शुरू हो गया होता है, इम्यून सिस्टम, और ये इतना ज़्यादा कमज़ोर हो गया होता है कि इसको बहुत सारे इन्फेक्शन पकड़ना शुरू हो जाते हैं। ऐसी कंडीशन में हमारा इम्यून सिस्टम पहुंच जाता है। ये जो इन्फेक्शंस इस दौरान पकड़ते हैं, उन इन्फेक्शंस को हम बोलते हैं अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस। यानी कि जब हमारा इम्यून सिस्टम इतना कमज़ोर हो गया कि वो लड़ाई करने लायक नहीं रहा, और उस वक्त जो भी बीमारियां हमें पकड़ी या इन्फेक्शंस पकड़े, तो हम उन इन्फेक्शंस को क्या बोलते हैं? अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस, क्योंकि ये उसी कमज़ोर इम्यून सिस्टम का फ़ायदा उठाने वाली बीमारियां होती हैं। HIV वायरस अगेन डेथ कॉज नहीं करता, मतलब HIV की वजह से हम मरते नहीं हैं, मरते हैं हम उन अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन की वजह से जो उस कमज़ोर सिस्टम के अंदर हो गए। तो एड्स वो कंडीशन है जहां पे HIV की वजह से अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस ने हमारी बॉडी को पे कब्जा कर लिया है। तो दोनों में फर्क है, आप ये ना समझे कि HIV और एड्स दोनों सेम चीज है, दोनों अलग अलग चीज है। HIV वायरस है, एड्स वो कंडीशन है जब वायरस की वजह से हमारा इम्यून सिस्टम कमजोर हो गया और अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन हमारी बॉडी में लग गए। जब अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन हमारी बॉडी में लग गए HIV की वजह से, तब हम उस कंडीशन को एड्स कहते हैं। अदरवाइज आप HIV पॉजिटिव पर्सन को एड्स वाले पेशेंट के नाम से नहीं बुला सकते। जब पर्सन HIV से इन्फेक्टेड हो जाता है तो ये बहुत समय तक एसिम्टोमेटिक रह सकता है, बहुत सालों तक। तो एसिम्टोमेटिक का क्या मतलब है? यानी उसके अंदर कोई बीमारी ना हो, अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस उसमें आई ही ना हो, तो वो इंसान कई सालों तक ऐसा रह सकता है। उसको हो सकता है कोई बीमारी हो ही ना, लेकिन उसका इम्यून सिस्टम जरूर लो होगा, और इतना ज्यादा लो नहीं होगा कि उसको इन्फेक्शन इमीडिएटली पकड़ जाए। अगेन ये जो एड्स है कई सालों बाद भी हो सकता है उस इंसान को। जिसमें भी HIV होगा, इस HIV का वायरस होगा, वो इंसान चाहे वो उसमें एड्स ना हो, लेकिन वो कैपेबल होगा कि उस इन्फेक्शन को वो आगे पास ऑन कर दे। इसका ध्यान रखें। नाउ कमिंग टू हाउ डज इट ट्रांसमिट। देखिए यहाँ पे पिंक मार्क है, दैट मीन्स दिस टॉपिक इज इम्पोर्टेंट, इट कुड कम इन द एग्जामिनेशन, इट हैज ऑलरेडी कम इन द एग्जामिनेशन, सो लेट अस स्टार्ट विथ दिस टॉपिक। 3 मेन मोड्स होते हैं जिसकी वजह से HIV एड्स होता है, ट्रांसमिशन होता है इसका। फर्स्ट है अनप्रोटेक्टेड सेक्स, यानी कि जब अनसेफ सेक्स किया जाता है, जब आप स्पेशली जब हेटेरोसेक्सुअल ट्रांसमिशन की चांस बहुत ज़्यादा होती है, यानी कि अगर जो पर्सन है वो कॉन्डोम यूज़ नहीं कर रहा या कोई और बैरियर डिवाइसेस जो होते हैं जिससे बॉडी फ्लूइड एक दूसरे की बॉडी में जाता है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए नहीं यूज़ कर रहा, तो बहुत ज़्यादा चांस होती है कि उस इंसान को HIV एड्स पकड़ जाए। हेटेरोसेक्सुअल ट्रांसमिशन का मतलब होता है कि जब एक इंसान के एक से ज़्यादा सेक्सुअल पार्टनर होते हैं तो उसमें ये एड्स होने की चांसेस बढ़ जाती हैं। और HIV वर्ल्ड वाइड मोस्ट ऑफ द टाइम इसी वजह से फैलता है जहाँ पे हेटेरोसेक्सुअल ट्रांसमिशन होता है, यानी कि एक पर्सन के एक से ज़्यादा सेक्सुअल पार्टनर हो। तो HIV कहाँ कहाँ पाया जा सकता है? HIV पाया जा सकता है ब्लड में, सीमन यानी कि जो सेक्सुअल ऑर्गन्स से निकलने वाला फ्लूइड होता है, विजाइनल फ्लूइड ये फीमेल की बॉडी से निकलने वाला फ्लूइड होता है, प्री सेमाइनल फ्लूइड्स, इस तरह के जो फ्लूइड्स है इसमें ये वायरस पाया जाता है। सेकंड जो ट्रांसमिशन का मोड है वो है ब्लड
एक्सपोजर, यानी कि अगर इन्फेक्टेड इंजेक्शन किसी की बॉडी में लगा दिया जाए, कैसे इंजेक्शन कैसे लगाया जा सकता है, इंट्रामस्कुलर मतलब जो मसल्स में लगाया जाता है, सबक्यूटेनियस मतलब जो स्किन के अंदर लगाया जाता है, और इंट्रावीनस मतलब कि जो नसों में घुसा के लगाया जाता है। तो ये तीनों तरीकों से HIV एड्स का फैलना जायज़ है। देन ब्लड टेस्ट करते टाइम अगर सीरिंज यूज़ कर ली जाए, इन्फ्यूजन के टाइम पे सीरिंज यूज़ कर ली जाए, डेंटल केयर के टाइम पे किसी ने डेंटल दांत निकाला, दांत में वो जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हैं वो इन्फेक्टेड है, सर्जरी के टाइम पे जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ किए जा रहे हैं अगर वो इन्फेक्टेड है, मेडिकल प्रोसीजर के टाइम पे टैटूइंग जब हम करते हैं, टैटू बनवाते हैं, उससे भी हो सकता है। पियर्सिंग करते हैं, जो छेद करवाना कान में कई जगह पे बॉडी के करते हैं, उससे हो सकता है। शेविंग के टाइम पे हो सकता है। मैनिक्योर पेडिक्योर यानी पैरों और हाथों की जो केयर करवाते हैं हम, उसमें अगर कट हो जाए तो हो सकता है। निडल स्टिक एक्सीडेंट्स, अगर सुई चुभ गई तो भी हो सकता है, अगर उन इंस्ट्रूमेंट्स उन चीज़ों में या वहाँ HIV वायरस एग्जिस्ट करता है तो। अगर हम सीरिंज को शेयर करते हैं, नीडल्स को शेयर करते हैं, इंजेक्टिंग इक्विपमेंट को शेयर करते हैं जिसमें HIV इन्फेक्टेड वायरस घुसा हुआ है, तो भी HIV होने का खतरा होता है। HIV बॉडी फ्लूइड से भी ट्रांसमिट होता है, जैसे कि मैंने बताया था, सीमन, वेजाइनल फ्लूइड, ब्रेस्ट मिल्क से भी होता है। सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड वो फ्लूइड है जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में बहता है। साइनोवियल फ्लूइड वो होता है जो हमारी जॉइंट्स में बहता है, जिसकी वजह से हमारे जॉइंट आराम से काम करते हैं, चट नहीं बोलते हैं, एक दूसरे से टकराते नहीं है, स्मूथली मूव करते हैं, तो उस फ्लूइड को हम साइनोवियल फ्लूइड कहते हैं। एमनियोटिक फ्लूइड वो होता है जो फीटस के चारों तरफ होता है, जिससे बच्चे को शॉक नहीं लगता बॉडी के अंदर मदर की, ऐसे फ्लूइड से भी होता है। और HIV ये हमारे बॉडी फ्लूइड्स में भी होता है, जैसे कि सलाइवा, स्वेट, इन सब में भी होता है, लेकिन इसमें HIV वायरस की क्वांटिटी इतनी कम होती है कि उसका ट्रांसमिशन होना नियर टू इम्पॉसिबल वाली बात हो गई होती है। अब हम ये जानेंगे कि ऐसे कौन से हमारी बॉडी के फ्लूइड है जिससे HIV ट्रांसमिशन होने की चांस नहीं है। पहला है स्वेट, हमारे पसीने से नहीं होता। टीयर्स, हमारे आंसुओं से नहीं होता। सलाइवा या इस पर जब हम थूकते हैं, हमारे थूक से भी नहीं होता। थर्ड जो तरीका है ट्रांसमिशन का, वो है मदर टू बेबी ट्रांसमिशन। अगर किसी मदर को HIV वायरस है तो HIV ट्रांसमिट हो जाता है इन्फेक्टेड प्रेग्नेंट विमेन से उनकी बेबी को, और प्रेगनेंसी के टाइम पे या डिलीवरी के टाइम पे, ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम पे भी हो सकता है। तो ये हमें ध्यान रखना है। अगेन HIV कॉजल कांटेक्ट से नहीं होता, कैजुअल कांटेक्ट से नहीं होता। जैसे कि अगर हम हगिंग कर रहे हैं, किसी को गले लग रहे हैं, या हम किसी को किस कर रहे हैं जिसको डेंटल प्रॉब्लम नहीं है, हम डांस कर रहे हैं HIV पेशेंट के साथ, हम शेयर कर रहे हैं फूड या ड्रिंक, या फिर हम एक्सरसाइज इक्विपमेंट शेयर कर रहे हैं, या फिर हम शावर जो बाथरूम सेम यूज़ कर रहे हैं, या हम साथ में नहा रहे हैं या सो रहे हैं, तो HIV पॉजिटिव पर्सन या इंसेक्ट बाइट इन सब चीज़ों से नहीं होता। तो ये आपको ध्यान रखना है कि किन किन चीज़ों से नहीं होता। जो काउंसलर है उनको ये सारे फैक्ट्स जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो पर्सन किस तरह से इन्फेक्टेड है ये मैटर नहीं करता, लेकिन उसके साथ जो प्रॉब्लम्स आएंगी वो वैसी ही आएंगी जो कोई भी HIV पॉजिटिव पेशेंट हो, चाहे उसको कहीं से भी वो ट्रांसमिशन हुआ हो। लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़ है, सीरियस डिजीज़ है, और इसीलिए काउंसलर को इस बारे में क्लियर इन्फॉर्मेशन होना बहुत ज़रूरी है। एंड उसका एक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, एम्पैथेटिक एटीट्यूड होना चाहिए HIV इफेक्टेड पर्सन की तरफ। और जो काउंसलर है हर एक केस को सेपरेटली लेना बहुत ज़रूरी है। ये नहीं कि आप सारे एड्स वाले पेशेंट को एक साथ बिठा के उनकी काउंसलिंग कर रहे हैं, आपको अलग अलग लेना होगा, क्योंकि सबकी अपनी अपनी कहानी होगी, अलग कहानी होगी, और प्रिपरेशन करना ज़रूरी है काउंसलिंग से पहले। नाउ कमिंग टू साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ HIV एड्स, अगेन यहाँ पिंक हाईलाइटिंग है, यानी कि ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पहले भी आ चुका है और आगे भी आएगा। जो ज़्यादातर लोग होते हैं जिनमें HIV होता है, वो एसिम्टोमेटिक भी रह सकते हैं 8 से 10 साल तक, यानी कि उनके अंदर HIV वायरस तो होगा, लेकिन 8 से 10 साल तक हो सकता है उन्हें कोई इन्फेक्शन ही ना हो। जो अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन सब में पड़े हैं वो हो ही ना। अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन करके भी टेस्ट एग्जाम में आता है, तो उसको भी अच्छे से तैयार करिएगा। लेकिन वो जो इन्फेक्शन है ना, उसको होने के लिए एंटीबॉडीज जो प्रोड्यूस होती है, क्योंकि जब हम टेस्ट करते हैं तो हम कैसे पता लगाते हैं कि किसी को वायरस है,
उस हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज बनना शुरू हो जाती हैं उस वायरस के अगेंस्ट। तो वो जो वायरस, अगर वो एंटीबॉडीज ब्लड टेस्ट में डिटेक्ट हो गया, इससे पता चलता है कि हमें HIV हुआ है। तो ये 3 से लेकर 10 हफ्तों के बीच में ही एंटीबॉडीज हमारी बॉडी में बनना शुरू हो गई होती हैं, और जिसको भी HIV वायरस है। अब हम ये जानेंगे कि प्रोग्रेशन कैसे होता है HIV का हमारी बॉडी में, HIV कैसे आगे हमारी बॉडी में चलता है, कि अगर एक बार घुस गया तो क्या होता है। पहला चीज होता है HIV इन्फेक्शन, यानी कि वायरस हमारी बॉडी में घुस गया, किसी जो ऊपर हमने रीजन बताया है, किस कॉजेज बताए हैं, कैसे कैसे होता है, उनमें से किसी एक रीजन से हमारी बॉडी में घुस गया। सेकेंड है विंडो पीरियड। विंडो पीरियड ये कुछ हफ्ते से कुछ महीनों तक का होता है, और विंडो पीरियड का क्या होता है मैं ये भी बता दूं यहीं के यहीं। ये टर्म यूज होता है वो पीरियड बताने के लिए जब HIV का इन्फेक्शन हुआ है और हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज बनना शुरू हुए हैं। तो वो जो दो इंसिडेंट्स के बीच का जो टाइम है, एक HIV की एंट्री और दूसरा हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज का बनना, इस दोनों के टाइम के बीच का जो टाइम है उसको हम विंडो पीरियड कहते हैं। तो ये कुछ हफ्ते से लेके कुछ महीनों तक का भी हो सकता है। इस टाइम पे जब विंडो पीरियड होता है तो ये जो एंटीबॉडी जब हम टेस्ट करते हैं, कभी कभी फॉल्स नेगेटिव भी आ जाती है। फॉल्स नेगेटिव आना मतलब डिटेक्ट नहीं होगा कि हमें HIV है करके, जबकि होगा तो भी डिटेक्ट नहीं होगा, क्योंकि वो एंटीबॉडीज बने नहीं होंगे ना उस टाइम तक। सो ऐसा भी होता है। सो गलत रिपोर्ट ना आए, इसीलिए हमें 3 महीने के बाद ही टेस्ट करवाना चाहिए। यानी कि जब HIV से आपको लग रहा है कि हाँ वो एक इंसिडेंट है, जब मुझे डाउट है कि मुझे HIV हो सकता है, तो उसके 3 महीने बाद आपको टेस्ट करवाना है, तब जाके चांसेस है कि पता चलेगा कि HIV है या नहीं है। अब नेक्स्ट थर्ड स्टेप होती है साइलेंट इन्फेक्शन। साइलेंट इन्फेक्शन मतलब कोई इन्फेक्शन नहीं है, और कोई इंसान जिसको HIV है वो 5 से लेके 8 साल तक बिना सिम्टम्स के रह सकता है, मतलब उसको कोई बीमारी पकड़े ही ना। ये जो नेगेटिव टेस्ट है वो 3 महीने, जैसे मैंने बताया विंडो पीरियड की बात करें तो 3 महीने तक तो वो नेगेटिव आ सकता है, और उस टाइम पे हो सकता है इंसान को कोई इन्फेक्शन पकड़ा। अगर उसका नेगेटिव आता है तो इसका मतलब ये कि उसको HIV नहीं पकड़ा है। और अगली बार जब हम टेस्ट कराएंगे तो हम 6 मंथ्स के पीरियड में भी करवा सकते हैं। अगर 6 मंथ्स के पीरियड के बाद भी नेगेटिव आता है तो ये 100% श्योर है कि उस इंसान को HIV इन्फेक्शन नहीं हुआ है, दैट पर्सन इज नॉट इन्फेक्टेड विद HIV। अगर बाय चांस कोई इंसान HIV पॉजिटिव निकल आता है, अगर वो विंडो पीरियड में ही क्यों ना हो, तो भी चांसेस है कि वो HIV किसी और को ट्रांसमिट कर दे। तो अगर आप किसी को डाउट है, उसके 3 महीने नहीं हुए लेकिन उसको डाउट है कि उसको HIV हो सकता है, तो उसको थोड़ा सा प्रिकॉशंस लेने होंगे, क्योंकि वो एक ऐसा इंसान बन जाता है जो अपना इन्फेक्शन किसी को पास ऑन कर सकता है अननोइंगली। तो एक और चीज़ ध्यान में रखना है, HIV होता है तो एड्स होता है उसके बाद, पहले HIV होता है और फिर एड्स होता है। तो सिम्टम्स ऑफ एड्स जो हैं वो बहुत वेरी करते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि कौन सी बीमारियों ने इंसान को पकड़ा है, क्योंकि बीमारियां तो हजारों लाखों बीमारियां हैं। तो अब जिसको HIV हुआ है उसमें वायरस ने क्या किया, इम्यून सिस्टम को डाउन करना शुरू कर दिया, वो तो सिर्फ इतना ही कर रहा है। लेकिन अब वो जो इंसान है वो कौन से और बाकी बैक्टीरिया वगैरह से एक्सपोज हुआ है जिसकी वजह से उसको इन्फेक्शन हो गया, वो हमें ध्यान रखना है। तो अब हम काउंसलर्स को इस बारे में पता होना चाहिए कि मेजर सिम्टम एंड माइनर सिम्टम्स क्या हैं जो एड्स में होते हैं। तो मेजर सिम्टम्स की बात करें तो पहला है क्रॉनिक और रिकरिंग डायरिया, मतलब बार बार वॉशरूम यूज करना होगा, लूज मोशंस होंगे, ये होगा। दूसरा लो ग्रेड फीवर रहेगा हमेशा, मतलब हल्का हल्का सा फीवर रहेगा और कई मंथ्स तक चलेगा, जिसका कोई रीजन नहीं पता होगा कि क्यों हो रहा है बुखार। थर्ड ड्राई कफ, सूखी खांसी जिसे कहते हैं। फोर्थ फटीग, यानी हमेशा थकान सी महसूस होती रहेगी। फिफ्थ प्रोग्रेसिव डिमेंशिया। प्रोग्रेसिव डिमेंशिया मतलब कि जो मेमोरी और डिसीजन मेकिंग जो पावर है वो वीक होती जाएगी धीरे धीरे। एक तो याददाश्त तो कमजोर होगी, साथ में कंफ्यूजन रहेगा, हमेशा इंसान कंफ्यूज रहेगा। सिक्स्थ है प्रोग्रेसिव इनवॉलंटरी वेट लॉस ऑफ 10% ऑफ द नोन बॉडी वेट। उसका धीरे धीरे वेट कम होता जाएगा, मतलब जो भी उसका वेट है उसका 10% जो होगा उस हिसाब से उसका वेट कम होता जाएगा धीरे धीरे करके। रिकरेंट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस विद पुअर रेस्पॉन्स टू माइक्रोबियल। बार बार रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस होंगे, मतलब सांस से रिलेटेड, लंग्स से रिलेटेड इन्फेक्शन होंगे, और दवाई भी देंगे तो उसका ज़्यादा असर नहीं होगा।
माइनर सिम्टम्स की बात करें तो ओरल थ्रश होता है कि एक कैंडिडा करके एक बैक्टीरिया होता है, वो हमारे माउथ में, टंग में और साइड में जो चीक्स होते हैं अंदर की साइड, वहाँ पे वाइट कलर के आपको स्पॉटिंग्स सी नजर आएंगी, स्पॉट करके, तो वो और ओरल थ्रश होता है। ये उन लोगों में हो जाता है जिनको अस्थमा की प्रॉब्लम होती है और वो अस्थमा के लिए वो इनहेलर स्टीरॉयड यूज करते हैं, और जो इम्यून सिस्टम जिनका वीक है उनको हो जाती है ये चीज। तो ओरल थ्रश ऐसे लोगों में देखने के लिए मिलता है। सेकंड माइनर सिम्टम है रिकरेंट और मल्टी डर्मेटोम्स हर्पेस जोस्टर रिकरेंट स्किन इन्फेक्शन, यानी कि स्किन के ऊपर रेड कलर के मार्क्स आने शुरू हो जाएंगे, स्केली से मार्क्स बनने शुरू हो जाएंगे। सीवियर सबोरिया डर्मेटाइटिस, स्किन के ऊपर अगेन स्केली स्किन हो जाएगी और कई तो दबे हुए पैच होंगे, कई उठे हुए पैच होंगे। तो इस तरह के स्किन के ऊपर कुछ ना कुछ गड़बड़ आपको दिखाई देगी, रैशेज एंड ऑल। निमोनिया, जल्दी से निमोनिया पकड़ेगा, लंग्स में पानी भरने वाली कंडीशन। नैको गाइडलाइंस इंपॉर्टेंट है। नैको का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन इंडिया का है और इन्होंने एड्स को डिफाइन किया है, और ये सबसे पहले रिवाइज किया गया था अक्टूबर 1999 में, जिसमें उन्होंने बताया है केस डेफिनेशन एड्स की। खासतौर से पहले इन्होंने बच्चों की बताई है कि कौन सा बच्चा एड्स का शिकार माना जाएगा, जब उस और ये बच्चा किस कैटेगरी में माना जा रहा है? जिसकी उम्र 12 साल तक की उम्र का बच्चा है। जो 12 साल तक की उम्र का बच्चा है उसमें एड्स की डेफिनेशन इस तरह से बताई है। पहला, वो HIV इन्फेक्शन से पॉजिटिव पाया जाएगा जब उसका ERS टेस्ट करेंगे। ERS का फुल फॉर्म है एलाइसा रैपिड सिंपल टेस्ट करेंगे। किन बच्चों पे हम करेंगे? जो 18 महीने से बड़े हैं, या अगर उसकी जो मदर है, जो बच्चा 18 महीने से छोटा मतलब 1.5 साल से बड़ा उम्र का बच्चा, उसी का ही ERS टेस्ट करना है, और अगर वो पॉजिटिव आता है, पहली कंडीशन। दूसरी, अगर बच्चा 18 महीने से कम है और हम टेस्ट करना चाहते हैं कि वो HIV पॉजिटिव है या नहीं है, तो हमें उसकी मैटरनल HIV इन्फेक्शन को चेक करना होगा, मतलब उसकी माता का। दूसरी जो कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए वो ये कि 2 मेजर सिम्टम और 2 माइनर साइंस, ये होना बहुत जरूरी है, जिसकी कोई भी इसके अलावा, और होना जरूरी है किस कंडीशन में? कि उस इंसान को और कोई इम्यूनो सप्रेशन का कॉज हमें पता नहीं है, मतलब कि हमें नहीं मालूम कि उसको कोई और वजह से इम्यून सिस्टम कमजोर तो नहीं है। अगर कोई और कारण नहीं है और उसको 2 मेजर और 2 माइनर साइंस दिख रहे हैं इसके अलावा कि वो HIV पॉजिटिव आया, तब हम उस बच्चे को HIV पॉजिटिव कंसीडर करना पड़ेगा। मेजर साइन में हमें क्या चीज देखनी है? मेजर साइन में हमें देखना है उसका वेट लॉस होना, और या फिर जो हो रहा है तो वो क्यों हो रहा है, उसका कॉज हमें पता नहीं है। दूसरा, HIV इन्फेक्शन में क्रॉनिक डायरिया अगर उसको है, या तो रुक के डायरिया होता है या कंसिस्टेंटली डायरिया हो रहा है और 1 महीने से ज्यादा का टाइम हो गया। दूसरा, प्रोलॉन्ग फीवर आना। फीवर भी जो आ रहा है, कभी आ रहा है कभी नहीं आ रहा है, यानी कि इंटरमिटेंट। कंटिन्यूस तो मतलब है ही है, कभी गया ही नहीं फीवर 1 महीने से ऊपर हो गया, तब ये मेजर साइन के अंदर आने चाहिए। माइनर साइन में बच्चे में क्या देखना है हमें? रिपीट कॉमन इन्फेक्शंस, न्यूमोनाइटिस, ओटाइटिस, फेरेंजाइटिस, ये सारे अपर बॉडी के इन्फेक्शंस है। ओटाइटिस कान का इन्फेक्शन, फेरेंजाइटिस गले का इन्फेक्शन, न्यूमोनाइटिस लंग्स का इन्फेक्शन। तो ये अगर बार बार हो रहे हैं, उसको जनरलाइज लिम्फो एडिनोपैथी, यानी कि लिम्फ नोड्स का फूलना, सूज जाना। देन ओरल फेलेंजियल कैंडिडियासिस, मतलब कि मुंह में और गले में इन्फेक्शन हो जाना कैंडिडिया का। देन परसिस्टेंट कफ फॉर मोर देन 1 मंथ, 1 महीने से ज्यादा उसको खांसी है। देन फिफ्थ है डिससेमिनेटेड मैक्यूलोपैपुलर डर्मेटोसिस। इसका मतलब होता है स्किन के ऊपर, मैक्यूलो मतलब फ्लैट पैचेस आना, पैपुलर मतलब कि उठे हुए फुंसी जैसे बनते जाना बॉडी में, रेड से पैचेस। तो ये ऐसी चीजें अगर दिख रही हैं तो वो बच्चे को HIV एड्स है। कौन सा बच्चा? जो अप टू द 12 years of age है।
नाउ अब हम एडल्ट्स के बारे में देखेंगे कि उन्होंने हमें नाको जो है उन्होंने क्या गाइडलाइन दी है जो 12 साल से ऊपर के एडल्ट हैं। जो 12 साल से ऊपर के लोग हैं उनमें ERS टेस्ट पॉजिटिव आना चाहिए HIV के लिए। ERS का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, एलाइसा रैपिड सिंपल। और इनमें से ये क्राइटेरिया फुलफिल होने चाहिए। पहला, उसका सिग्निफिकेंट वेट लॉस होना चाहिए, मतलब कि वेट उसका जो है उसका 10% कम होते जाना चाहिए और विद इन लास्ट 1 मंथ ऐसा हो रहा है। कोकैक्सिया के बारे में बताया। कोकैक्सिया होना इसका मतलब कि उसको HIV एड्स के अलावा कोई और रीजन नहीं है कोचैक्सिया होने का। कोचैक्सिया में भी वेट लॉस होता है, प्रोटीन मसल भी वेस्टिंग होना शुरू हो जाती है, यानी कि उस इंसान का वेट तो कम होगा साथ में मसल्स भी कमजोर होने लगेंगी, तो कोकैक्सिया कहा जाता है इस कंडीशन को। उसके अलावा इस इंसान को जो होगा वो है क्रॉनिक डायरिया। क्रॉनिक डायरिया का जैसे बच्चों में भी हमने यही मेजर सिम्टम्स में देखा था। क्रॉनिक डायरिया इंटरमिटेंट कंटिन्यूअस हो सकता है 1 महीने से ज्यादा। प्रोलॉन्ग फीवर अगर उसका इंटरमिटेंट या कंटिन्यूअस आ रहा है 1 महीने से ज्यादा। ट्यूबरकुलोसिस अगर उसको है। एक्सटेंसिव पल्मोनरी मतलब कि लंग्स के अलावा भी फैली हुई है। डिसेमिनेटेड मतलब कि वो बॉडी में हर जगह फैलता जा रहा है ट्यूबरकुलोसिस। मिलियरी भी इसी तरह का होता है कि वो लंग्स के अलावा ब्लड स्ट्रीम में जा चुका है, ब्लड जहाँ जहाँ जा रहा है वहाँ वहाँ इन्फेक्शन करता जा रहा है। एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस, ये भी एक्स्ट्रा मतलब बाहर, पल्मोनरी मतलब लंग्स के बाहर भी ट्यूबरकुलोसिस अगर हो रहा है। देन न्यूरोलॉजिकल इम्पेयरमेंट अगर दिखाई देने लग रही है आपको उस पेशेंट के अंदर जो 12 साल से ऊपर की उम्र का है, तो ये मेजर सिम्टम्स की कैटेगरी में आ रहा है। डेली एक्टिविटीज नहीं कर पा रहा न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स की वजह से, मतलब बॉडी की कोऑर्डिनेशन में प्रॉब्लम आ गई है। और HIV के अलावा हमें उसका कोई कारण नहीं पता, जैसे कि हो सकता है कोई ट्रॉमा हो, ऐसी कोई भी चीज़ हमें नहीं पता हम। और कैंडिडियासिस ऑफ द ईसोफेगस, ईसोफेगस में कैंडिडा का इन्फेक्शन हो जाना। तो ओरल कैंडिडियासिस में ओडिनोफाजिया मतलब मुंह में होने वाला इन्फेक्शन। तो ये इस तरह का इन्फेक्शन अगर देखने के लिए मिल रहा है उसको। क्लिनिकली डायग्नोस्ड लाइफ थ्रेटनिंग और रिकरेंट एपिसोड्स ऑफ निमोनिया विद और विदाउट डायलॉजिकल कंफर्मेशन, यानी कि बार बार उसको निमोनिया के ऐसे एपिसोड्स हो रहे हैं जो लाइफ थ्रेटनिंग है, जो जानलेवा है। इस तरह के अगर उसके अंदर बार बार सिम्टम्स आ रहे हैं तो ये भी वही है। अगेन कपोसी सार्कोमा मतलब कि ये एक तरह का कैंसेरियस टाइप की डिजीज है, कैंसर जैसा, और ये बॉडी में फैलती जा रही है। दूसरी जो कंडीशंस इसके अलावा इन्होंने बताई है वो है क्रिप्टोकोकल मेनिंजाइटिस, यानी कि जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में जो लाइनिंग है उसमें क्रिप्टोकोकल का इन्फेक्शन हो जाना। न्यूरोटॉक्सोप्लाज्मासिस यानी कि नर्वस सिस्टम में हो जाना, हमारे प्लाज्मा के अंदर प्रॉब्लम आ जाना। CMV रेटिनाइटिस का मतलब होता है आई में इन्फेक्शन हो जाना, CMV ऑर्गेनिज्म का। पेनिसिलियम मरनेफी ये भी फंगस है एक तरह का, जिसकी वजह से बॉडी में इन्फेक्शन बढ़ जाता है। तो ये फंगल इन्फेक्शन ज़्यादातर HIV के पेशेंट्स में फंगल इन्फेक्शन पाए जाते हैं। हर्पेस जोस्टर और मल्टी डर्मेटोमल हर्पेस इन्फेक्शन, तो ये हर्पेस जोस्टर अगेन फंगस है। मल्टी डर्मेटोमल हर्पेस ये भी बार बार होते हैं इन्फेक्शंस। तो बॉडी में ज़्यादातर स्किन में, माउथ में, ऐसे एरिया में, लंग्स में, ये सारे मेन एरियाज हैं जहाँ पे इन्फेक्शन फैलता है इंसान को। सो फ्रेंड्स, दिस वाज ऑल अबाउट एड्स। एड्स के सिम्टम्स क्या होते हैं, आप कैसे डायग्नोस कर पाएंगे, आपको कौन कौन से साइंस को देखना है जब किसी इंसान को एड्स होता है। साइंस एंड सिम्टम्स के बारे में हमें पता होना चाहिए। देन उसके कॉजेज क्या है, हाउ डज इट ट्रांसमिट, ये पता होना चाहिए। और एड्स होता क्या है और कौन से सेल्स को अफेक्ट करता है, ये पता होना चाहिए। तो आज का ये टॉपिक था ऑल अबाउट एड्स, इट्स कॉजेज एंड सिम्टम्स। आई होप आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा, यूजफुल लगा होगा, समझ आया होगा। थोड़ी सी रिसर्च खुद भी करेंगे तो और इंटरेस्टिंग हो जाएगा। इससे पहले कि मैं जाऊँ, आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें एंड नोटिफिकेशन बेल प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। Thanks for watching. Take care of yourself. Bye bye.